हेलो। 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 तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और इस सोशल मीडिया के संसार में अगर मैं थोड़ी बहुत अच्छी बातें आपसे कर पाया, आपको इस लायक बना पाया कि आप अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ अच्छे मार्क्स हासिल कर पाए, तो शायद ये मेरी मेहनत जो होगी वो सफल हो जाएगी। बहुत बात न करते हुए, इंट्रोडक्शन वगैरह की फॉर्मेलिटी न करते हुए, हम लोग सीधे आते हैं कि आज का ये वीडियो किस बारे में है। तो इंडियन होने के नाते एक चीज बड़ी आम है हर भारतीय में। हर भारतीय जो होता है वो पॉलिटिक्स पर चर्चा जरूर करता है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग 90% लोग पॉलिटिक्स समझते ही नहीं है। 90% लोगों को ये ही नहीं पता है कि असल में पॉलिटिक्स होती क्या है। बहरहाल इन चर्चाओं में हम लोग न पढ़कर जिस खास से खास उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं या आप स्क्रीन देख रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। मैं आज यहाँ पर आपके सामने कुछ कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा जो कि क्लास 10th से रिलेटेड होंगे, और वो भी सोशल साइंस से। अब ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है कि आज के इस वैज्ञानिक दौर में, इस साइंटिफिक वर्ल्ड में, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की क्या भूमिका है, या क्या इनका इंपॉर्टेंस है, या क्या ये हमारी लाइफ को सस्टेन कर भी पाएंगे। इनको पढ़ने से क्या हमारी लाइफ वो गुड, हमारी लाइफ को मिल पाएगा, वो सुख मिल पाएगा जो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने से मिलते हैं। क्या इस सब्जेक्ट का उतना स्कोप है आज के समय में? क्या ये रिलेवेंट रहा है आज के इस मॉडर्न एरा में? इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात समझिए कि जब आप क्लास 6 में जाते हैं, जब आप क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th तक जाते हैं, तो आपको सोशल साइंस इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। क्लास 6 में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 7th में भी सेम चीजें पढ़ते हैं, 8th में भी सेम चीजें पढ़ते हैं। जैसे ही आप 9th में आते हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट आपके साथ ऐड हो जाता है, इकोनॉमिक्स। यानी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तो रहती ही है, साथ में एक इकोनॉमिक्स भी आ जाती है। इसको 10th में भी पढ़ते हैं। अब ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये सब्जेक्ट असल में कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज इंडिया में आप देख रहे हैं कि लोगों की एथिकल वैल्यूज जो हैं वो काफी डाउनफॉल पे हैं और कंटिन्यूअसली गिरती चली जा रही हैं। एथिकल वैल्यूज से मतलब ये है कि जो उनके अच्छे कर्म हैं या अच्छा सोचने की जो फितरत है, वो लोगों की आज के समय में कम होती जा रही है। बीइंग अ सोशल साइंस टीचर सिंस लास्ट 10 years, मुझे ये लगता है कि शायद अगर इन क्लासेस में बच्चों की सोशल साइंस की ट्रेनिंग अच्छी हुई होती तो एथिकल वैल्यूज इतनी तेजी से तो खराब नहीं ही होती देश की। क्योंकि हमारे देश में जो भी चीजें हैं वो सब कुछ वैल्यूज पर ही तो टिका हुआ ही है। ठीक है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सोशल साइंस में खास तौर से अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में 4 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट आपका हिस्ट्री हो जाता है, सेकंड आपका जियोग्राफी हो जाता है, थर्ड आपका सिविक्स हो जाता है, एंड फोर्थ जो है आपका वो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक ना? और भी सोशल साइंस सब्जेक्ट्स ग्रुप में और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन फिलहाल आपके स्तर तक इतने सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है।
इन हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यूज हैं, हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। ना ही कोई विषय किसी विषय से कमजोर होता है, ना ही कोई विषय किसी विषय से मजबूत होता है, बशर्ते आप उस विषय को किस उद्देश्य के लिए, किस एम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज की जो चर्चा का विषय रहेगा, इन्हीं चारों पार्ट्स में से एक पार्ट सिविक्स। काफी क्रूशियल लगता है लोगों को, समझ में कम आती हैं चीजें क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसमें हम ये समझते हैं कि भारत की सरकार किस तरह से फंक्शन करती है, या कोई स्टेट या कोई देश किस तरह से फंक्शन करता है, उस देश की पॉलिटिक्स क्या है, उस देश के सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फिलोसफिकल चीजें, हाइपोथेटिकल चीजें हैं जिनको हमको समझना पड़ता है। और किसी भी हाइपोथेटिकल चीजों को समझने के लिए हमको अपने दिमाग या मस्तिष्क का जो डोमेन है उसको काफी बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि सोशल साइंस में हर क्वेश्चन के हजारों उत्तर हो सकते हैं, हर क्वेश्चन के हजारों आंसर हो सकते हैं। हजारों आंसर को सही करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इनको हम कैसे डिग्निफाई करें कि ये आंसर सही है कि ये आंसर गलत है। हर टॉपिक पर हर व्यक्ति का अपना एक अलग ओपिनियन हो सकता है, और सोशल साइंस उस ओपिनियन को गलत भी नहीं कहेगा। तो जो सिविक्स है, आपकी बुक कहती है कि क्लास 10th के बच्चों को सबसे पहले सिविक्स में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ाना चाहिए। ठीक ना, हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, पर सही मायने में मुझे ये लगता है कि जो ये चीज आपको सिखाना चाहती है, ये चैप्टर जो डोमेन आपके ब्रेन को देना चाहता है, जो कैपेबिलिटी, जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आपको देना चाहता है, कहीं ना कहीं वो चीजें मिसिंग हो जाती हैं। तो वो चीज मिस ना हो आपसे, जो ये समझाना चाहता है वो आप ठीक से समझ पाए, हमारे आपके बीच में 100% कम्युनिकेशन स्टेबल हो पाए, इसी रास्ते की तरफ मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपका भी फायदा है और कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा है। इस संसार में जितने भी संबंध हैं वो किसी ना किसी फायदे को लेकर ही बने हैं। अगर एक दूसरे से किसी को कोई काम ना रहे, कोई फायदा ना रहे, तो कोई संबंध भी नहीं बनना है। अब ये पावर शेयरिंग किस बारे में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पावर, शक्ति क्या है, या ये चैप्टर किस तरह के पावर की बात कर रहा है, ये समझना जरूरी है। सोचते हैं क्या ये मसल्स पावर को शेयर करने की बात कर रहा है? मसल्स पावर मतलब जो हमारे बाहुबल में दम है, हमारे हमारे शरीर में जो पावर है, यानी जैसे हम, कुछ लोग होते हैं कि वो चीजों को, काफी भारी चीजों को उठा सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। आप देखे होंगे अपने डेली लाइफ में कि कुछ मजदूर होते हैं, सारा दिन काम कर लेते हैं भारी बोझ के साथ। वहीं एक सामान्य लड़का होता है या जो सामान्य परिवार का है, जिसने मजदूरी नहीं की हो, वो नहीं कर पा रहा है, उतना काम नहीं कर पाएगा जितना एक मजदूर कर लेगा। तो क्या ये मसल पावर को शेयर करने की बात हो रही है? फिर लगेगा कि मसल पावर क्यों शेयर की जाएगी यहाँ पर? तो इसका प्रॉपर आंसर जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि नहीं, कोई मसल पावर यहाँ शेयर नहीं हो रही है। तो क्या कोई मैकेनिकल पावर शेयर हो रही है? तो आपको ये भी पता चलेगा कि नहीं, कोई मशीन तो है नहीं यहाँ पर, कोई ट्रैक्टर तो है नहीं, कोई कार तो है नहीं कि कोई हॉर्स पावर शेयर हो रहा हो, तो कोई मैकेनिकल पावर भी शेयर नहीं हो रही है। फिर क्या शेयर हो रहा है? ये समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, स्टेट का। अगर आप स्टेट समझ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस बात को जान जाएंगे कि ये चैप्टर किस तरह के पावर को शेयर करने की बात कर रहा है। स्टेट को समझने के बाद हम एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है ये भी समझेंगे। और स्टेट को समझने से पहले अगर हम ये समझ लें कि पॉलिटिक्स क्या है, या पहले स्टेट समझ लें फिर पॉलिटिक्स समझ लें फिर गवर्नमेंट समझें, तो हमारा काम और ये चैप्टर को समझना काफी आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि स्टेट क्या होता है। अगर एक स्टेट की बात की जाए कि जो स्टेट है वो असल में है क्या,
तो जो मैं लिखूंगा, ये जो मैं समझाऊंगा, वो पूरी तरह से तो सही नहीं होगा, लेकिन आपके स्तर तक, आपका अभी तक जितना मानसिक विकास हो सका है उस स्तर के लिए वो ठीक है। आप ये बातें लिख सकते हैं, आप ये बातें बता सकते हैं लोगों को, आप ये बातें समझा सकते हैं। क्योंकि अगर आप हायर स्टडीज करेंगे तो वहां पर बहुत सारे परसेप्शंस हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, तो वहां पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हम कहें कि जो स्टेट है, अगर हम कहें बच्चों कि जो स्टेट है, स्टेट इज द सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। स्टेट जो होता है वो 4 चीजों का एलिमेंट होता है, यानी एक स्टेट के 4 अवयव होते हैं। क्या एलिमेंट्स हैं ये समझिए। इन एलिमेंट्स के बारे में आपने सुन भी रखा है, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या एलिमेंट्स हैं। अगर इन एलिमेंट्स की बात की जाए तो पहला आप जैसे जानते हैं कि एरिया। हर स्टेट, ध्यान रखिएगा, जब मैं सिविक्स में स्टेट वर्ड यूज करता हूं तो ये सिमिलर होता है नेशन के, या आप कंट्री भी कह सकते हैं, ये सिमिलर होता है। हाँ, लेकिन बात समझिएगा कि इन तीनों शब्दों में बड़ा फर्क है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि इन तीनों, जब मैं स्टेट बोलूं, नेशन बोलूं या कंट्री बोलूं, तो एक ही चीज से मतलब हो रहा है। तो हर नेशन का, हर कंट्री का अपना एक एरिया होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमको मालूम है कि इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बस इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया बाई एरिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देख रखा है इसको, लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में जो इंडिया है वो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन रखता है। तो बाकी चीजों में हम बढ़े हों या ना बढ़े हों, लेकिन बच्चे पैदा करने में तो हमारा जवाब नहीं है। अब इस बात से अंदाजा लगाइए कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 2.8 CR है, करोड़ है। इतने बच्चे हमारे देश में हर साल पैदा हो जाते हैं। इसको थोड़ा और समझिए कि एक ऑस्ट्रेलिया हर साल हमारे देश में पैदा हो जाता है। तो शायद मुझे आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस देना चाहिए इस बात को लेकर के वी गॉट अ फर्स्ट पोजीशन एज अ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो इंडिया का एरिया है ये टोटल वर्ल्ड एरिया का सिर्फ 2.7% है। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये 17.67% टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में रहती है। ठीक ना। तो हर देश का अपना एक एरिया होता है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे भूटान हो, कोई भी देश हो, उसका अपना एक एरिया होता है। एरिया के बाद अगर दूसरी बात की जाए कि और स्टेट के बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, तो अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा एलिमेंट हो सकता है, मैंने बताया पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन को और भी आप क्लेरिफाई कर सकते हैं सिटीजन से। ये नाम आपने सुन रखे हैं पहले, पॉपुलेशन जानते हैं आप, सिटीजन जानते हैं आप क्या होते हैं। जो थर्ड है वो है आर्मी। ठीक ना, जो थर्ड है वो है आर्मी। इस पॉपुलेशन और इतने बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस पावर की जरूरत है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे आर्मी कहते हैं। और जो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि आपने पहले जो 3 एलिमेंट हैं, यानी एरिया, दूसरा जो एलिमेंट है पॉपुलेशन, तीसरा जो एलिमेंट है आर्मी,
इन सब के बारे में पहले सुन रखा हो। संभावना इस बात की भी है, पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि आपने सॉवरेनिटी के बारे में भी सुन रखा हो, लेकिन अधिक बात इस बात की ओर संभावना है, अधिकतर इस बात की संभावना है कि शायद आप सॉवरेनिटी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तो हम सॉवरेनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होती है सॉवरेनिटी? देखिए, सॉवरेनिटी को अगर सिंप्लीफाई किया जाए या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, आम बोलचाल की भाषा में किन शब्दों का इस्तेमाल सॉवरेनिटी वर्ड के लिए हो सकता है, तो वो है बेटा सुप्रीम पावर। वो है सुप्रीम पावर, यानी सॉवरेनिटी को हम सुप्रीम पावर कह सकते हैं। फिर संभावना इस बात की भी है कि सुप्रीम पावर किसे कहें, यह भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। संभावना तो इस बात की भी है कि सॉवरेनिटी किसे कहें या सुप्रीम पावर किसे कहें, क्या है ये भी समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसको बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि सुप्रीम पावर क्या होगी। मान लीजिए कोई अथॉरिटी है और इस अथॉरिटी को ये राइट है, अधिकार है कि ये सबको ऑर्डर दे सकती है, लेकिन खुद किसी से ऑर्डर लेने के लिए मजबूर नहीं है, या इसको खुद किसी से ऑर्डर लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है तो उसको हम सॉवरेन पर्सनालिटी कहेंगे या सुप्रीम पावर कहेंगे। एक कंट्री नेशन के रिस्पेक्ट में सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, क्योंकि आपको नेशन के रिस्पेक्ट में समझना है। एक नेशन के रिस्पेक्ट में सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि मान लीजिए कि इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं या राज्यसभा के इलेक्शन होने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस होने हैं, कोई भी इलेक्शन इंडिया में होना हो, इलेक्शंस होते ही रहते हैं हर साल हमारे देश में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शंस। तो इंडिया का इलेक्शन इंडिया का इंटरनल मामला है। जब भी हम अपने देश में इलेक्शन कराने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो डिसीजन लेता है कि कब इलेक्शन कराना है, कब इलेक्शन नहीं कराना है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है। हमारे ऊपर किसी बाहरी पावर से मतलब है किसी बाहरी देश, किसी एक्सटर्नल पावर का कोई प्रेशर नहीं होता है। ये अमेरिका कह दे कि अभी इलेक्शन मत कराओ, 2 महीने बाद कराना, तो हम उसकी बात मान जाएंगे, या पाकिस्तान कह दे या भूटान कह दे। तो अगर हम इस सिचुएशन में हैं, इस कंडीशन में हैं, तो सॉवरेनिटी को एक कंडीशन कहिए आप, कॉन्सेप्ट से ज्यादा इसको एक कंडीशन कहिए कि सॉवरेनिटी इज द कंडीशन इन विच अ कंट्री और अ नेशन इज फ्री टू टेक डिसीजंस फॉर देयर इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब इंटरनल अफेयर्स, अंदर के मामलों के लिए तो हम फ्री डिसीजन ले ही सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। हम किस देश के साथ कैसे संबंध बनाएंगे, कैसे रिलेशन बनाएंगे, इस बात के लिए भी कोई कंट्री हमको प्रेशराइज नहीं कर सकती है। अगर इस कंडीशन में कोई देश है तो उसको कहेंगे कि द पर्टिकुलर नेशन इन द कंडीशन ऑफ द सॉवरेनिटी। तो क्या भारत को अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई रिलेशनशिप बनाना है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना है, कोई ट्रेड रिलेशन बनाना है, या कोई समझौता करना है, तो ये 2 पार्टी MOU साइन करेगा और रिलेशनशिप बनाएगा। इन 2 देशों के अलावा कोई तीसरा देश तो उसमें शामिल नहीं रहेगा। इन्हीं दोनों देशों की शर्तें रहेंगी। हमें बनाना है तो हम डिसाइड करेंगे, कोई बाहरी पावर हम कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में उस देश को सॉवरेन कहा जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के लगभग हर देश सॉवरेन होते हैं, क्योंकि लगभग दुनिया का हर देश अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी बिना किसी बाहरी पावर के अफेक्ट हुए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो बात हुई सॉवरेनिटी की। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैंने ये 4 एलिमेंट बताए हैं, इन चारों एलिमेंट में से ये जो लास्ट 4 एलिमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी स्टेट का, क्योंकि बिना सॉवरेनिटी के आप किसी स्टेट को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? कर तो आप एरिया, पॉपुलेशन और आर्मी के बिना भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं और उस कंट्री में सॉवरेनिटी नहीं है, तो आप उसे एक नेशन का या एक स्टेट का या एक देश का दर्जा
नहीं दे सकते हैं बच्चों, ये सुप्रीम पावर होती है। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसी सुप्रीम पावर को शेयर करने की बात करता है, इसी सुप्रीम पावर को शेयर करने की बात करता है। तो ये शेयरिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, ठीक ना। तो ये जो पावर की शेयरिंग हो रही है देश में, किसी भी देश में, ये दो तरह से हो सकती है, एक तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है और दूसरी वर्टिकल। यानी हम इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, यानी जो पावर शेयरिंग चैप्टर है हमारा, तो पावर शेयरिंग को दो तरह से हम शेयर कर सकते हैं पावर को, एक तो हॉरिजॉन्टल, और बच्चों जो दूसरा है वो है वर्टिकल, ठीक ना। अब यहीं पे आप रुक जाइए। अब इस चीज को समझने के लिए आपको स्टेट तो समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूं। गवर्नमेंट को समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट को समझना जरूरी है। कि गवर्नमेंट क्या होती है। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आपने बुक्स में पढ़ रखा होगा कि गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई, गवर्नमेंट की डेफिनेशन देने की ये बिल्कुल ही वैसी ही बात हो गई कि जैसे आप समंदर के किनारे खड़े हों और आप सोच रहे हो कि हम लहरों पर चल सकते हैं और आपको गहराई का अंदाजा ही ना हो। गवर्नमेंट सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो देश को चलाते हैं। गवर्नमेंट को समझिए क्या है, एक बात समझिए, यहां पर मैंने दो वर्ड लिखे, पहला स्टेट लिखा और दूसरा गवर्नमेंट लिखा। ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टेट का इंडिविजुअल यानी अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता है, और गवर्नमेंट का भी इंडिविजुअल यानी अकेला कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे बेटा? को एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? बिल्कुल वैसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये मेरी बॉडी है। बहुत लोग मानते हैं कि हर शरीर में एक आत्मा होती है। कुछ लोग उसको आत्मा न मानकर कॉन्शियसनेस यानी चेतना कहते हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या मान रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी में आत्मा है। तो अगर हम अपनी बॉडी से आत्मा को निकाल दें तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ये शरीर मर जाएगा और थोड़े दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी से जो आत्मा निकली उसका भी अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी ये शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता है और आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती है। बिल्कुल उसी तरह से एक स्टेट को इमेजिन बिना गवर्नमेंट के हम कर ही नहीं सकते हैं, और गवर्नमेंट को बिना स्टेट के इमेजिन नहीं कर सकते। यानी स्टेट होगा तो ही गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट होगी तो ही स्टेट होगा, ठीक ना। तो गवर्नमेंट की डिफिनेशन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो मैंने बताया डिफिनेशन तो एक सोशल साइंस सब्जेक्ट की खासियत होती है कि एक क्वेश्चंस के हजारों आंसर्स हो सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश की जाए तो डेफिनेशन क्या बनाई जाए, बस कुछ सिंपल वर्ड चूज किए जाएं जो आपको ये समझाने में असमर्थ हो कि क्या हम गवर्नमेंट वर्ड सुनकर क्या समझे हम। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट is the active representation of the state। अब मैंने यहां लिखा एक्टिव रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए स्टाइलस ही है। अब मैंने स्टाइलस को अपनी जगह पर रख दिया,
ये स्टाइलस खुद से लिखने नहीं जाएगा, मतलब कि ये जो स्टाइलस है पैसिव कंडीशन में है, ठीक ना। इसको एक्टिव बनाने वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो मैं हूं, मैं इसको एक्टिव बना रहा हूं। तो उसी तरह से जो स्टेट होता है ना, स्टेट भी पैसिव होता है, यानी ये खुद से कोई काम नहीं करता है। इसकी जब किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट होती है तो वो गवर्नमेंट स्टेट को वर्किंग फॉर्म में लेकर आती है, फंक्शनल करती है। इस वजह से मैंने बोला कि गवर्नमेंट इज द एक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। ये गवर्नमेंट ही है जो स्टेट को एक्टिवेट करती है फॉर द फंक्शन। ये गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मान जाइए, जैसे भी आपने समझा कि एक आत्मा के बिना बॉडी नहीं रह सकती है, बॉडी के बिना आत्मा नहीं रह सकती। मान लीजिए एक ऐसा शरीर है, कोई एक ऐसा शरीर है, मान लेते हैं एक ऐसा शरीर है कोई हमारे पास। कैसा शरीर है? कुछ गोल मटोल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक ऐसा शरीर है, ठीक ना। ये एक ऐसा शरीर है और इस शरीर में बॉडी भी है इसकी और प्लस सोल भी है, लेकिन इसके पास कोई ऑर्गन्स नहीं है। इसके पास कोई ऑर्गन्स नहीं है। जैसे मेरा शरीर है, मेरे ऑर्गन्स हाथ हैं, पैर हैं, मेरी आंखें हैं, मेरा मुंह है जिससे मैं बोलता हूं, मेरे कान हैं जिससे मैं सुनता हूं, मेरे पैर हैं जिससे मैं चलता हूं, लंग्स हैं, हार्ट है, लिवर है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अगर इस शरीर में कोई भी ऑर्गन ना हो और मेरी बॉडी और उस बॉडी में मेरी आत्मा हो, तो विल माई बॉडी फंक्शन? आपका सीधा सा जवाब होगा कि नहीं सर, आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, वो एकदम डेड ही रहेगी, भले उसमें सोल हो, भले उसमें बॉडी हो। तो उसी तरह से अगर स्टेट प्लस गवर्नमेंट दोनों हैं भी तो ये फंक्शनल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम जैसे अभी समझे, जैसे हम लोगों ने अभी समझा कि हमारी बॉडी को फंक्शनल बनाने के लिए कुछ ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से एक स्टेट को फंक्शनल बनाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है और गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए कुछ 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 ऑर्गन्स की जरूरत है। तो हम पढ़ रखे हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें से पहले को लेजिस्लेटिव कहा जाता है, दूसरे को एग्जीक्यूटिव कहते हैं और तीसरे को जुडिशरी कहते हैं, ठीक ना। इन 3 ऑर्गन्स को, इन 3 ऑर्गन्स के हेल्प से ही गवर्नमेंट फंक्शन करती है स्टेट के थ्रू। अब आ जाइए पीछे मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग 2 तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जब पावर लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी में शेयर की जाती है, यानी व्हेन पावर शेयर among the different organs of the government, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक ना। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये उम्मीद तो यही है कि when power share among the different organs of the government, उसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। दूसरा वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट के कई लेवल्स होते हैं जो सेम सिटीजन्स पर रूल करते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है,
इसी को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और इसी को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है और उसके बाद बेटा लोकल गवर्नमेंट होती है। तो जब व्हेन पावर शेयर बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको कह दिया जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। उम्मीद है कि ये जो दो टॉपिक मैंने लिए हैं आपको ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई बात नहीं समझ में आई है या इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक दिन Q&A बना के उन क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।